Hello students, welcome to Biometers classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter electrostatic potential and capacitance. और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बेटा कैपेसिटर। मतलब आज यहां से हम फाइनली कैपेसिटर को स्टार्ट करने वाले हैं। कैपेसिटर, ठीक है। तो अब कैपेसिटर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स आपके सामने बताना चाहूंगा। उन एग्जांपल्स को जरा सुनिए और उसको हम लोग बाद में देखेंगे एनिमेटेड वे में। हालांकि अब देखो क्या एनिमेशंस का सब लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, तो हम लोग करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मान के चलो किसी खूबसूरत सुबह की बात है। अब किसी सुबह सुबह में यदि बात करोगे तो आप सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भैया हम लोगों को कहीं जाने की जल्दी हो रही है, हमको फोटो खिंचवाने जाना है, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है? कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? मुझे फोटो खिंचवाने जाना है, मैं सुबह सुबह उठा और फोटो खिंचवाने तो जाना है। अब नल लग रहा है, नल के सामने एक बकेट लगा दी। अब ये नल महाशय जो हैं वो इतने तेज बह रहे हैं कि आप देखिए एक एक बूंद करते हुए इसमें से धीरे 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 पानी आ रहा है। देखो एक बूंद गिरी, एक बूंद गिरी। अब आपको तो नहाना है और नहा के फोटो खिंचवाने जाना है। सो अब आप क्या करेंगे? आप आए और आपने जाके बोला यार ये नल तो लगा तो दिए पानी भरने के लिए, लेकिन अब ये तो भैया कब भरेगी, कब बाल्टी भरेगी और कब मैं नहाऊंगा। अब जैसे ही ये दिमाग में आया, आप थोड़ी देर रुके 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 बोले भर जाएगी भर जाएगी भर जाएगी। लेकिन अब इतनी स्लो स्पीड में यदि पानी आएगा तो ना तो जल्दी बाल्टी भरेगी, ना ही आप जल्दी नहा पाएंगे। तो आप थोड़ी देर इंतजार करके थक हारेंगे। तो जाहिर सी बात है यही होने वाला है, थोड़ा देर इंतजार करना है आपको और उसके बाद में आप बोलोगे छोड़ो हम लोग फोटो खिंचवाने पहले चले चलते हैं। सो इंतजार इंतजार और इंतजार, और इसके बाद में हम चल दिए फोटो खिंचवाने, पहुंच गए फोटोशॉप पे। अब पुराने जमाने के कैमरे आप लोगों को याद होंगे, उसमें कैसे होता था, फोटो खिंचवाने पहुंचे आप सज धज के। सो भैया फोटो खींचने वाले ने फोटो खींचा आपका और आपने देखा एकदम से ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत तगड़ा सा फ्लैश आता है और आपका फोटो खिंच जाता है, ठीक है। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि एक बार फोटो खींचने के पश्चात, देखो मैं इनके बारे में बता दूं आपको, ये पुराने जमाने के जो कैमरे होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवर ब्रीफ कर देता हूं, ब्रीफिंग कर देता हूं। पुराने जमाने के कैमरे आप लोगों ने तो शायद नहीं देखे होंगे क्योंकि आजकल तो नया टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है। लेकिन पुराने जमाने के कैमरे जिसमें एक रील लगा करती थी, उसका यदि आपने बटन प्रेस किया ना, तो एक बार बटन प्रेस करने के बाद में फ्लैश आता था, बहुत सारी, फ्लैश का मतलब बहुत सारी लाइट एकदम से निकल के आती थी और उसके बाद क्या हो जाता था, वो बटन कुछ देर के लिए डिसेबल हो जाता था। अब वो बटन कुछ देर के लिए डिसेबल हो जाता था, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप एक बार फोटो खींच लिया उसके तुरंत बाद में नेक्स्ट फोटो नहीं खींच पाते थे। लेकिन आजकल के मोबाइल से, आजकल के कैमरेज में वो तरह का इश्यू नहीं होता है। यहां तो आप खटखट 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 दबाते चले जाइए और चाहिए जितने नंबर ऑफ फोटोज खींच सकते हैं। जो वीडियो बनते हैं उसमें तो क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्रेम्स होते हैं एक सेकंड के अंदर में, होते कि नहीं होते हैं? श्योर, ओके। सो अब फोटो खिंचवाने गए तो फोटो तो अब खिंच गया। अब फोटो खींचने के बाद घर भी जाना है, लेकिन उससे पहले देखिए आपके दिमाग में वहां पे कुछ बातें चल रही थी। क्या बातें चल रही थी कि एक बार में तो इतना फ्लैश आ गया, उसका यूज हो गया, फोटो खिंच गया, आप चमक दमक से हुए निकले और आपका फोटो खिंच के तैयार। लेकिन उसके बाद में तो फोटो नहीं निकला। अब यदि ये लाइट बाहर निकली है तो जरूर कहीं ना कहीं से यहां पर एनर्जी की बात हो रही है। अब एनर्जी की बात करते ही तो हम लोग बोलते हैं सेल। भैया एनर्जी के बारे में जैसी सोचते तो हमारे दिमाग में क्या आता है, सेल आता है। अब यदि सेल आता है तो कैमरे को खोल के देखोगे तो उसके अंदर में सेल मिलेंगे। अब हमने क्या कर दिया, इस सेल को बाहर निकाला और इस सेल को बाहर निकालने के पश्चात हम लोगों ने वो फ्लैश वाली जो लाइट थी उसको भी बाहर निकाल के देखा और फिर हमने पाया कि यदि उससे उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब उतना ही फ्लैश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हमने फ्लैश से कनेक्ट किया और देखा। तो अब देखो फ्लैश से हमने देखा कि भैया लगाने के बाद में थोड़ा थोड़ा सा फ्लैश आ रहा है। मतलब जितना फ्लैश मुझे पहले मिल रहा था उतना फ्लैश मुझे अब नहीं मिल पा रहा है। देख रहे हैं क्लियरली कि बहुत ही कम फ्लैश आ रहा है। सो अब हमने क्या किया कि हमने उसके तामझाम को, कैमरे के तामझाम को फिर से देखा तो उसके अंदर में कुछ तो भी डिवाइस लगा हुआ था। उस डिवाइस को हमने हटा के वापस से इसके बीच में डिवाइस लगा दिया और फिर से वही कोशिश, जो पहले कोशिश की गई थी उसी कोशिश को वापस से फिर से दोहरा दिया मैंने। और दोहराने के बाद में मैंने पाया कि मुझे वही सेम अमाउंट ऑफ फ्लैश, जब मुझे चाहिए था तो वही सेम अमाउंट ऑफ फ्लैश मुझे फिर से मिल गया। मतलब यहां पर हो ना हो इस डिवाइस का बहुत बड़ा रोल है, हो ना हो इस डिवाइस का बहुत बड़ा रोल है, ये मैंने सोचा। और
वापस अपने घर पहुंच गया, क्योंकि अब देखो फोटो खिंच के हो गया, मुझे नहाना था, नहाने के लिए इंतजार था, भले ही फोटो खिंचवा के आ गया कपड़े वपड़े चेंज कर करा के, लेकिन नहाना था। मैंने दोस्त को बोला, अरे अब दोस्त होते हैं ना घर में, कभी कभी बैचलर रहा होगा ये बंदा, तो बैचलर है, तो उसने दोस्त को बोला, अरे वो एक बकेट पानी दे दे। वो आया बकेट लेके और उसने सामने उंडेल दी। देखो अब मैं यहां पे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, कुछ क्वेश्चन मतलब एक ही क्वेश्चन पूछने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, क्या ये जो जमीन पे फैला हुआ पानी, क्या ये एक बकेट पानी है? यस और नो, पहले तो इसका आंसर दीजिए। जाहिर सी बात है आपका आंसर यस होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने बाल्टी भरी हुई रखी थी एक बकेट, और वही पानी उंडेला गया है, तो इसका मतलब जमीन पे जो फैला हुआ पानी है वो भी एक बकेट ही पानी है। यस, ओके। बट इज इट ऑफ एनी यूज? क्या ये पानी जो जमीन पे फैला हुआ है, क्या ये किसी यूज का है? अभी क्या इसका उपयोग कर सकते हैं? अब तो इसका एक ही उपयोग होगा, क्या? वाइपर लाओ, वाइपर से खींचो और ज्यादा से ज्यादा अपना जो जिस कमरे में पानी फैला हुआ है उस कमरे को साफ कर लो, इससे ज्यादा इसका कोई यूज नहीं होने वाला है। अच्छा, पर नहाने के लिए तो मैं इसका डेफिनेटली अब यूज नहीं कर पाऊंगा। कोई ऐसा तो नहीं है ना जो जमीन पे लेट के ऐसे ऐसे करके नहाने वाला है? हो सकते भैया, कोई करामाती कह तो नहीं सकता मैं। सो चलो मान के चलो यहां पर ये वाला पॉइंट आया। अब इस पॉइंट को और उस वाले पॉइंट को लिंक करना है। मैं देखो थोड़ी देर में और भी बहुत सारी चीजें यहां पर आपके सामने बताने वाला हूं। अब देखो भाई, जाहिर सी बात है, ये नाराज होके चले गए भाई साहब, अब इनका क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अब नाराजगी जो है वो है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़े से एक अलग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो मैंने क्या किया है, यहां पे मेरे पास में एक कंडक्टर है जिसको मैंने उस बैटरी से कनेक्ट किया है। कौन सी वाली बैटरी? जिस बैटरी से मैं फ्लैश ले रहा था उसी बैटरी के साथ में मैंने इस कंडक्टर को यहां पर कनेक्ट किया है। लेकिन कनेक्ट करने से पहले की कहानी को मैं वापस से आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, थोड़ी सी कहानी को। आजा भाई, ओके। देखो मैं कहानी ये बता रहा था, देखो कहानी को फिर से सुनना। द स्प्लैश्ड वाटर मतलब जो फैला हुआ पानी है ऑन सरफेस, इसका कोई यूज है क्या? कोई यूज नहीं है। बेसिकली ये जो स्प्लैश्ड वाटर की जब मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर ऐसा मान के चलिए, हम कह सकता हूं मैं इसे बिखरा हुआ पानी, ऐसे कह सकता हूं क्या? बोलो, बिखरा हुआ पानी ऐसे मान सकता हूं क्या? ये बिखरा हुआ पानी है। देखो हिंदी लिख रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं इस चीजों को, ठीक है? स्प्लैश्ड वाटर ऑन द सरफेस, हिंदी मीडियम, वो जो बिखरा हुआ पानी है सरफेस के ऊपर उसका। और एक है वाटर फिल्ड इन बकेट, वाटर फिल्ड इन बकेट। बोलो, मतलब बाल्टी में भरा हुआ पानी, ठीक है? या मैं बोलूं ये इकट्ठा पानी है, एकत्रित। दोनों में से आपके कौन से काम का है? विच वाटर इज ऑफ यूज? तो आप बोलोगे बकेट में भरा हुआ पानी हमारे किसी ना किसी उपयोग में आ सकता है, लेकिन जो जमीन पे बिखरा हुआ पानी है वो हमारे किसी भी उपयोग में नहीं आने वाला है। इज इट? भाई कुछ बातें जो मैं नॉन टेक्निकल बोल रहा हूं वो समझ में आ तो रही हैं? यस और नो? तो अब मैं यहां पर आपसे क्या कह रहा हूं कि बेसिकली इसको आप लोग एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। किसको? वाटर को एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मतलब कैसे? सिंपल सी बात है कि जब आप सेल की बात करते हो या उस नल की बात करते हो, सेल और नल की बात एक साथ चल रही है, तो उस नल में से जो पानी गिर रहा है एक एक बूंद, बराबर है, तो क्या कंटिन्यूअस गिर रहा है? बिल्कुल गिर रहा है। वैसे ही सेल में से जो एनर्जी निकल रही है, क्या वो एक साथ निकल रही है? बिल्कुल एक साथ निकल रही है। कंसिस्टेंट निकल रही है? यस, कंसिस्टेंट निकल रही है। यस और नो? लेकिन वो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों यूज नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है जब उस एनर्जी को इकट्ठा कर लें और फिर उसके बाद में उसका कहीं ना कहीं क्या करें, यूज करें। इस चीज के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? इंतजार करना पड़ रहा है। वैसे ही कैसे? जैसे अब हम लोग किसी कंडक्टर को क्या दे देते हैं? चार्ज दे देते हैं। कंडक्टर को क्या दे देते हैं? चार्ज दे देते हैं। तो कंडक्टर को चार्ज देते ही कंडक्टर के साथ में एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसोसिएटेड हो जाती है कि नहीं हो जाती है? अब जैसे ही कंडक्टर को चार्ज दिया तो वो चार्ज क्या होगा? पूरे सरफेस पे फैलेगा। तो क्या ये स्प्लैश्ड वाटर ऑन द सरफेस का एग्जांपल है? देखो नल के पानी वहां से निकला था, बराबर, नल से पानी निकला था
और उसको बकेट में इकट्ठा किया था, बराबर है, एग्जाम्पल वही रिलेटेड है। और जब वो बकेट में भर गया तो मेरे यूज का है, लेकिन वो फैल गया तो मेरे किसी यूज का नहीं है, बराबर। ऐसे ही जो हमारे पास में ये था, कंडक्टर था, सॉरी बैटरी थी, बैटरी से हम लोगों ने कंडक्टर को कनेक्ट किया, तो बेटा कंडक्टर से क्या निकलेगा, चार्ज निकलेगा, और ये चार्ज इस कंडक्टर के ऊपर में पहुंचेगा, लेकिन ये चार्ज क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। पूरे कंडक्टर पर क्या हो गया, ये चार्ज चारों तरफ फैल गया। तो अब देखो, जैसे किसी कंडक्टर पर चार्ज आता है तो उसके साथ में एक एनर्जी एसोसिएटेड होती है, लेकिन ये जो एनर्जी है दैट इज अ स्प्लैश टाइप ऑफ एनर्जी, मतलब बिखरी हुई एनर्जी है जो हमारे किसी भी यूज में नहीं आ रही है। बोलो, क्या ये पॉइंट समझ में आया, क्या ये पॉइंट समझ में आया? बिखरी हुई एनर्जी हमारे किसी भी यूज में नहीं आ रही है, लेकिन वही एनर्जी यदि कॉन्सेंट्रेटेड होती तो क्या वो मेरे किसी ना किसी यूज में आती, डेफिनेटली आती। अब कई लोग हैं ना एकदम से एक्साइटेड हो गए, अचानक से पंखा कैसे दिखने लग गया। देखो मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं आपको, टॉपिक में घुसूंगा ना मैं एक बार तो एकदम से तूफान की तरह निकलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा अब देखो, मेरे पास है ना छत का पंखा अवेलेबल नहीं था, मेरी छत छोटी है ना, इसलिए मैंने छत वाला पंखा लगवाया नहीं, तो मैंने बोला टेबल फैन से काम चला लेते हैं। वास्तविकता में हम लोग ये सब कहानी टेबल फैन पे नहीं, हालांकि टेबल फैन में भी मैंने एग्जाम्पल देखे हुए हैं बहुत बार, बट जनरली जो छत वाला पंखा होता है उसे सीलिंग फैन बोलते हैं। हाँ, उसमें आपने देखा होगा कई बार है ना ऐसा होता है कि आपका जो पंखा है वो रुक जाता है, मतलब जैसे ही आप उसे सप्लाई से कनेक्ट करते हो तो सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद में भी वो पंखा चालू नहीं होता है। देखो सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, पंखा चालू नहीं होता है, कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है, मतलब चार्जेस तो पहुंचते हैं लेकिन वो चालू नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, तब नहीं चलता है तो क्या करते हैं, एक डंडा लेते हैं या हाथ पहुंच जाता है तो हाथ से थोड़ा सा उसको क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। और एक बार यदि पंखे को हाथ से घुमा दिया तो उसके बाद में वो इजीली घूमने लगता है। तो देखो जैसे इसको घुमा दिया, अब ये घूमने लग गया। तो यहां पर भी कोई ना कोई कुछ तो भी यहां पर प्रॉब्लम है। अब यहां पर मैं ये मैकेनिकल से कुछ तो भी एग्जांपल उठाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो, जब पंखा स्टार्टिंग में रेस्ट में था तो उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट और रिकॉल करवाना चाहूंगा, वो पॉइंट समझ लीजिए क्या है। मैकेनिक्स के अंदर में आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट पर है उसको चलाना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू किसी चलती हुई वस्तु को चलाना। ये पॉइंट कितने लोगों को याद है? अब जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है मैकेनिक्स उनको ये पॉइंट जरूर याद होगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, फोर्स में इस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उन्हें पता होगा कि किसी भी रुकी हुई चीज को चलाना मुश्किल होता है कंपेयर टू किसी चलती हुई चीज को चलाना। जब हम फ्रिक्शन का डिस्कशन करते हैं तो फ्रिक्शन के डिस्कशन में ये पॉइंट आता है, और वहां पर हम लोग बोलते हैं कि भैया देखो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। तो यदि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और स्टैटिक, देखो सुनिए जरा, अब देखो मैं जानता हूं कई लोगों के दिमाग में खुरापात चल रही होगी, सर यहां तो पंखा घूम रहा है तो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों बता रहे हो, चल रही होगी ना बात। बट पहले भावनाओं को समझो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। एम ही मत उड़ते चलो, पता लगा उड़ता पंजाब हो रहा है। यहां पे एक मूवी आई थी ना ऐसी कोई, तो भी हाँ सबको क्लिक हो गई मूवी, तो सबको क्लिक हो जाती है। हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। तो इसके कारण हमें किसी रुकी हुई चीज को चलाने के लिए ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है। यदि ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है इसका मतलब है ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्या ये बात सही है? लेकिन जैसे ही कोई चीज चल रही होती है तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की अब जरूरत नहीं, क्योंकि अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। एक बार ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन लगने के कारण आप कह सकते हो कि भैया कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कम है तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी कम होगी, तो आपको उस चीज को चलाने में कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो कुछ कुछ ऐसा ही यहां पर हो रहा है कि जब पंखा रुका हुआ है, व्हेन द फैन इज स्टॉप, फैन रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा है, मतलब घूम नहीं रहा है। लोकल लैंग्वेज में तो चलना ही बोलते हैं ना, कि घूमना बोलते हैं। पंखा का बटन दबाया, पंखा नहीं चल रहा है, ऐसे बोलते हो कि ऐसे बोलते हो पंखा नहीं घूम रहा है? मैं जानता हूं 90% ऐसे ही बोलते हैं पंखा नहीं चल रहा है। चल के वैसे पंखा कहीं जाता नहीं है, बट वो भावनाओं को समझने वाली बात होती है कि पंखा नहीं घूम रहा है मतलब पंखा नहीं चल रहा है। आपके घरों में भी बड़े बुजुर्ग ऐसे ही बोलते होंगे। कई लोग बोलेंगे सर आप कौन से बड़े बुजुर्ग हो गए, आप हमसे 10 एक साल बड़े होंगे ज्यादा से ज्यादा। बात सही है,
अब क्या है ना, लहजा थोड़ी चला जाएगा, वो तो वहीं रहने वाला है। तो मैं ये बोल रहा था कि जब पंखा नहीं घूम रहा था, रुका हुआ था, उसके ब्लेड्स एट रेस्ट थे, तो उसको घुमाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, वो आपने प्रोवाइड कर दी। और जैसे ही आपने प्रोवाइड कर दी, उसके बाद में पंखा टन टनाटन घूमने लग गया। क्यों? क्योंकि घूमती हुई चीज को घुमाए रखने के लिए तो और भी कम फोर्स की आवश्यकता है, मतलब और भी कम एनर्जी की आवश्यकता है। तो अब सारा एग्जांपल्स को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यहां पर देखो क्या हो रहा है कि वही सारी चीजें, एक और एग्जांपल मैं यहां पर आपके पास में सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो, अब कई लोग जाके जब बुकलेट पढ़ेंगे तो उनको बुकलेट में सारे एग्जांपल नहीं मिलेंगे देखने को, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक प्लेट है और इस प्लेट पर है ना चार्जेस से बॉम्बार्डिंग करी जा रही है। अब ये वो चार्ज का टैप है जिसमें से चार्जेस निकल निकल के आ रहे हैं और ये दे दनादन यहां से क्या हो रही है, फायरिंग। अब क्या हो रहा है, फायरिंग तो हो रही है, लेकिन ये जाके यहां से टकरा रहे हैं। एंग्री बर्ड्स खेला है कि नहीं खेला है? तो वही एंग्री बर्ड्स हैं, ये सब की सब उड़ते हुए आ रहे हैं और जाके उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उसको गिरा पाने में सक्षम नहीं है। अब हमने क्या किया, वो फ्लैश वाला सिस्टम मुझे याद था, जब फ्लैश मैंने लगाया था तो उस डिवाइस को उठाया, वहां से निकाला और बोला अरे तू रुक, मेरे को थोड़ा सा काम है, लेके आता हूं। उसने वहां से लेके आया और यहां लगा दिया बीच में। अब ठीक है, चार्ज टैप से तो चार्ज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो ही रहे हैं, और जैसे ही आए मैंने क्या किया, सब थोड़ी देर रुका और उसके बाद में मैंने यहां पे बटन, जैसे ही बटन दबाया, बटन दबाते ही क्या हुआ, सारे चार्ज एकदम से आए धूम। एंग्री बर्ड्स याद करो, बड़ा वाला, बड़ी वाली चिड़िया। तो ये जो डिवाइस है यहां पर, ये है आपका यहां पर कैपेसिटर। मैं उम्मीद करता हूं पृष्ठभूमि काफी हद तक आपको क्लियर हो गई होगी। यस आई नो दैट 15-16 मिनट मैंने लगा दिए आपकी पृष्ठभूमि को तैयार होने में। अब यहां पर जो चीजें हैं इसको अब आपको देखने की जरूरत है नहीं, अभी इसको अभी देखने में थोड़ा सा टाइम और है, यहीं से दिखाऊंगा मैं आगे, टेंशन मत लीजिए। कई लोग बोलेंगे सर एक ही बार में बना लेते थे या अलग अलग छोटे छोटे बना लेते थे, क्या दिक्कत थी? अब देखो क्या होता है ना, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, ये अलग बात है, एनिमेशन बन रहे हैं वो एक अलग बात है, तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है। यस और नो? सो अब हम लोग यहां पर आगे चलते हुए यहां पर कुछ बातें और कंसीडर करने लगते हैं, ठीक है। लेट्स से कंसीडर अ कंडक्टर। अब देखो ये मेटालिक कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं, कंडक्टर तो जनरली मेटल से होंगे। कंसीडर अ कंडक्टर, और इसकी मैं रेडियस मान लेता हूं आर है, इसकी रेडियस मैं क्या मान लेता हूं, आर है। और लेट से मैंने इसको चार्ज दे दिया है, और चार्ज दे दिया है क्यू, ठीक है। इसको मैंने चार्ज कितना दे दिया है, क्यू। तो जैसे ही मैंने इसको चार्ज क्यू दिया, इसकी रेडियस आर है, तो मैं एक बात जानता हूं, और वो बात है कि इसके जो सरफेस पर जो पोटेंशियल लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा V बराबर के क्यू अपॉन आर। बोलो ये बात मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं? डू आई नो दिस थिंग और डोंट नो? क्या मैं इस चीज को जानता हूं या नहीं जानता हूं? एक बात बताइए सब। देखो जब तक आप कोऑर्डिनेशन नहीं रखोगे, जब तक आप अपने मुंह से कुछ बोलोगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तब तक तो क्या है, फिर मैं अकेले ही बोले जा रहा हूं, अकेले कुछ तो भी किए जा रहा हूं, ठीक है। सो यहां पर क्या होता है, जैसे ही मैंने ये सब लिखा तो मैं यहां पर एक बात कहता हूं। वो क्या कहता हूं कि इफ Q increases it implies V increases। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता है। क्या ये बात से आप सब लोग एग्री कर रहे हो? यस और नो? फटाफट बोलो यस और नो। तो आपने बोला यस सर, वी एग्री। और जैसे जैसे आर डिक्रीज होता है वैसे वैसे वी इंक्रीज होता है। यस और नो? अच्छा आर क्या है? आर स्टैंड फॉर रेडियस। लेकिन यदि मेरा आर इंक्रीज होगा तो क्या मेरा वी डिक्रीज होगा? रेडियस इंक्रीज होने पर क्या मेरा पोटेंशियल डिक्रीज होगा? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब जरा यहां पर देखिए एक छोटे से पॉइंट को, और वो ये है कि यदि आर इंक्रीज होने पर वी यदि डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इससे एसोसिएटेड एनर्जी विल ऑल्सो डिक्रीज। यस और नो? तो आपने बोला यस। तो ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? तो ये इशारा कर रहा है कहीं ना कहीं से कैपेसिटी के बारे में। किसके बारे में? कैपेसिटी के बारे में। मतलब क्या है, देखो बीच में जो डिवाइस लगा था उसने क्या किया था, उन चार्जेस को इकट्ठा कर लिया था और एक साथ में छोड़ दिया था। एक साथ में जब हमें जरूरत थी तब हमें
एक साथ प्रोवाइड कर दिया, तभी हम लोग एंग्री बर्ड्स की तरह गए और उस दीवार को गिरा पाए। यस और नो? ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही वो जो बकेट थी, उस बकेट के लिए भी क्या है कि मान के चलो उस नल में से पानी टपक रहा था, उस नल में से तो हमेशा जिंदगी भर पानी आने वाला है, लेकिन पानी की जो गिरने की स्पीड है वो उसी तरह की रहने वाली है जिस तरह की पहले से थी। मतलब आप उसके अंदर में उस बकेट की जो कैपेसिटी है उसके बराबर पानी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि देखो आपको जो पानी है वो इकट्ठा होगा एक जगह तभी किसी काम का आ रहा है। वो नल से पानी कंटिन्यूअस गिर रहा है लेकिन वो काम का नहीं है। क्यों? यदि उस एक एक बूंद टपकते हुए नल के नीचे यदि आप नहाने बैठोगे तो पहली बूंद गिरने के बाद जब दूसरी बूंद गिरेगी तब तक पहली बूंद तो ऑलरेडी सूख चुकी होगी, तो जिंदगी भर नहीं नहा पाओगे ऐसे। तो आप क्या कर रहे हो? एक बकेट लगा रहे हो उसके नीचे और उस बकेट के अंदर पानी इकट्ठा करके फिर नहा रहे हो। ऐसे ही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आर यू श्योर इनफ? इतना श्योरिटी है या नहीं है? श्योरिटी होनी चाहिए। सो अब यहां से हम लोग टेक्निकल टर्म में घुसने वाले। देखो अब कैपेसिटर में धीरे धीरे से हम लोग चुपके से एंट्री कर रहे हैं। भले मैंने आपको डिवाइस कैपेसिटर का नाम बता दिया लेकिन धीरे से एंट्री कर रहे हैं। देखो मैंने क्या बोला, एक मेटल कंसीडर अ कंडक्टर, एक कंडक्टर कंसीडर इसकी रेडियस आर है, उसके पे मैंने चार्ज क्यू दिया। जैसे ही चार्ज क्यू दिया तो मैं इसके पोटेंशियल के बारे में लिख सकता हूं, V बराबर KQ अपॉन R। बिल्कुल सही है, यस। अब मैंने क्या बोला, क्यू इंक्रीज हो रहा है तो V इंक्रीज हो रहा है, और R डिक्रीज हो रहा है तो V इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यदि मैं R इंक्रीज करता हूं तो V डिक्रीज होता है। मतलब इसका मतलब ये कि R इंक्रीज होने पर V डिक्रीज हो जाता है, मतलब एनर्जी डिक्रीज होती है। ऐसे ही यदि Q डिक्रीज होता है तो V डिक्रीज होता है, लेकिन Q इंक्रीज होने पर V इंक्रीज होता है, मतलब उसकी एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बराबर है। अब कुल मिला के कहानी यह है कि मुझे ओवरऑल तो Q डालना है। अब जितना Q डालते चला जाऊंगा उतनी ही एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। बराबर है। मतलब अब वापस से हम लोग अपने उस एग्जाम्पल की तरफ थोड़ी सी देर फिर बढ़ते हैं। ये हमारे पास में वही कंडक्टर जिसे मैंने कंसीडर करना था, कंसीडर कर लिया। इस पर मैंने चार्ज क्यू दे दिया। जैसे ही मैंने इस पर चार्ज क्यू दिया तो यहां पर एक सवाल आता है, वो आता है रिगार्डिंग द कैपेसिटी, कि भैया मैं इस पर चार्ज क्यू जो दे रहा हूं कितना क्यू दे सकता हूं, कितना चार्ज क्यू दे सकता हूं, दैट इज द क्वेश्चन। तो मेरे पास में एक बकेट है जिसकी कैपेसिटी 20 लीटर है, तो उसके अंदर में, अब देखो मैंने नल को थोड़ा सा फास्ट कर दिया पानी भराने के लिए, तो देखो पानी इस बकेट के अंदर में 20 लीटर पानी ही जाएगा। बचा हुआ पानी आप देखिए यहां पे सरफेस पे फैल रहा है, तो ये जो पानी तो फैल गया, ये मेरे किसी यूज का आया क्या? नहीं आया। यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो थी वो 20 लीटर थी। इसकी जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी? 20 लीटर की थी। वैसे ही किसी कंडक्टर की जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो कैपेसिटी को डिफाइन किया गया है रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल। किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को डिफाइन किया गया है रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल। मतलब उस पर कितना चार्ज इकट्ठा किया जा सकता है और उसका कितना पोटेंशियल हो सकता है, इन दोनों का जो रेशियो है उसे हम लोग कहते हैं क्या? कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? खत्म हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है। इंतजार कर रहे हो कि इसके आगे और कुछ आएगा, तो नहीं, अब खत्म, इतना ही था ये। अब मैं यहां से आगे अब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ठीक है, अब यहां से आगे आपको पढ़ना पड़ेगा जो मैं चीजें बता रहा हूं। ठीक है, अभी तक आपने क्या सीख लिया? आप सीख चुके हो कि C बराबर Q बाई V। ये जो C बराबर Q बाई V मैं लिखता हूं, सो इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। तो इसको देखने पर मेरे मन में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है कि भैया Q इंक्रीज होने पर C इंक्रीज होता है और V इंक्रीज होने पर C डिक्रीज होता है, और V यदि मैं डिक्रीज करता हूं तो ही मेरा C इंक्रीज होता है। यदि मेरे मन में यह सवाल उठता है कि मैं आपसे बोलता हूं और एक प्रश्न पूछता हूं सिंपल सा, और प्रश्न ये है इंक्रीज कैपेसिटी, इंक्रीज कैपेसिटी, दैट इज द क्वेश्चन टू यू। आपसे बोला गया है कैपेसिटी को इंक्रीज कीजिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो आप बोलोगे कि हमारे मन में आएगा कि भैया Q को इंक्रीज कर दिया जाए तो इट इंप्लाइज कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और V को डिक्रीज कर दिया जाए तो भी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। देखो आज के लेक्चर में जो आपके नोट्स बनेंगे ना, हार्डली एक आध पन्ने का नोट्स बनेगा, कुछ लिखने लायक है नहीं, सब कुछ समझने लायक है, और वो ऐसी चीजें हैं जो एकदम से कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। बोलो ये बात समझ में आई?
मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भैया इंक्रीज कैपेसिटी, तो आपने बोला सर जी क्यू इंक्रीज कर दीजिए कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वी डिक्रीज कर दीजिए सी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन भैया जी एक बात बताओ, v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। सो इफ यदि आपने q को इंक्रीज कर दिया तो इट इंप्लाइज v इंक्रीज हो जाएगा, और v के इंक्रीज होने से c तो डिक्रीज हो जाएगा। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ में आई के बात? देखो आपसे सवाल था इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, तो आपने क्या किया, आपने सिंपल भाषा में बोल दिया सर इंक्रीज द क्यू इट इंप्लाइज सी विल इंक्रीज, और डिक्रीज द वी इट इंप्लाइज सी विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि सी बराबर क्यू बाई वी, इट इज डिफाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को डिफाइन इस तरह से किया गया है, रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल। सो आपने इस बेसिस पर चालू किया, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर लिखा। तो ये मैं आपको टोक रहा हूं, ये तो आपने करके बताया, मैं आपको टोकना चालू किया, सर जी बेटा जी यदि q को इंक्रीज कर रहे हो तो v आपका इंक्रीज हो जाएगा, और यदि v इंक्रीज हो गया तो c डिक्रीज हो जाएगा, फिर तो ये गड़बड़ी हो रही है कुछ ना कुछ। तो आपने बोला सर ये बात तो सही है। तो सवाल मन में फिर से आया, और वो सवाल क्या आएगा बताओ, वॉट टू डू नाउ, अब क्या करें? बोलो क्या ये सवाल आपके मन में आया है? तो आप बोलेंगे सर आया तो है, आया तो है। तो मैंने बोला देखो आपके सवाल का जवाब छुपा हुआ तो यही है, बस आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। सर कैसे करें, वही तो नहीं कर पा रहे। तो मैंने बोला देखो आपको सही मार्ग पर चलाना हमारा काम है, तो हम कुछ तो बताएंगे, ऐसे तो है नहीं कि छोड़ देंगे आपको। देखो मैं क्या बोलता हूं, C बराबर Q बाय V, और V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। ये तो आपने पढ़ा है ना, तो यहां से V को उठा के यहां डाल दो। तो आप बोलोगे सर ऐसा कर सकते हैं, मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपने लिखा Q होल डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। बोलो कर दिया, ये माइनस नहीं है इनटू है, नहीं तो कई लोग इसको माइनस कर देंगे। भाई साहब जिसने भी माइनस लगा लिया होगा ना, तैयार रहना पिटने के लिए। पता है क्या किया करो, जब भी मैं बोलूं ना आपको पिट कि मैं घुसा मारना है, मेरे को गुस्सा आया मैं पीटूंगा, अब मैं तो फिजिकली आऊंगा नहीं वहां पे पीटने के लिए, है ना, मेरा ही खर्चा इतना लग जाएगा। तो आप क्या किया कीजिए, मानो कि आप मम्मी के पास, पापा के पास, बड़े भाई बड़ी बहन के पास जाया कीजिए, और उनको बोला कीजिए मेरे को है ना 2 चमाट लगा दो, 2 झापड़, चमाट, जो आप बोलते हो, तमाचा, जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हो वो बोला करो। क्यों? उससे आपको वो फीलिंग चलती रहेगी, ठीक है? तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, फील माई लव, मेरा ये प्यार है जिसे आप फील कीजिए थ्रू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की मदद से। तो वो आपको सजा का भी अनुभव होता रहेगा, और प्रेम भी हमारा बराबर आपको डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, और हर किसी को अलग अलग लेवल पे। अच्छा वैसे एक बात बता दूं, प्रिकॉशन इज नेसेसरी। बेटा ऐसे अपने भाई या बहन के पास मत चले जाना जो आपसे अधिक मात्रा में मोहब्बत करता हो, वो अधिक मात्रा में प्यार वो आप पर अधिक मात्रा में ही बरसेगा, बोलेगा चांस मिला है, जब मिला है मौका तो हम मारेंगे चौका। चलो आ जाओ इधर। तो बेटा देखो ये जो है ये आ जाएगा ऊपर, और ये क्यू आपस में लड़ मरेंगे। तो C बराबर बच गया बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओहो, यहां से आपको क्या समझ में आया बच्चों? यहां से आपको समझ में आया कि जो कैपेसिटी है इज एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। कैपेसिटी इज एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है इट ओनली डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप। अब शेप के बारे में यहां से आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन इट ओनली डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। बोलो समझ में आया? ये थी कहानी।
मतलब आप बेमतलब के, बिना मतलब के आप जूझ रहे थे क्यू और वी के साथ में। सॉल्यूशन तो वही था। क्या सॉल्यूशन था कि भैया कैपेसिटी जो है वो शेप एंड साइज पर डिपेंड करती है, मतलब जितना बड़ा आर उतनी ज्यादा कैपेसिटी। कई लोग बोलेंगे कि सर ये तो हमें पहले से ही पता था। मैं बोलूंगा बेटा बिल्कुल सही बात है। यदि आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सीख लिया हम लोगों ने, और क्या है। तो अब इस पे जो सवाल बनता है ना, वो सवाल क्या बनता है पता है? अच्छा, इसकी यूनिट के बारे में मैं बोलना भूल गया। कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है ना, वो होती है फैराड। अब देखो कई लोग बोलेंगे सर कैपेसिटेंस, हम तो अभी तक कैपेसिटी पढ़ रहे थे। कैपेसिटी ही कैपेसिटेंस है, गंगाधर ही शक्तिमान है। ओके चलो, सो क्वेश्चन आपके सामने हाजिर होते हुए, फाइंड द रेडियस ऑफ अ कंडक्टर, find a radius of a conductor so that we can store, have, store की जगह have लिखो, we can have 1 farad capacity, so that we can have 1 farad capacity। लग जाओ काम पे, अरे लग जाओ, हथियार तैयार है ना, जंग शुरू, आक्रमण। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो आप बोलोगे R बराबर आएगा C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे आप लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C। बोलो सही है क्या? अब यदि थोड़ा सा ध्यान देते हो तो R बराबर आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1, मतलब R विल बी इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। मैं जानता हूं कुछ विद्यार्थी अभी भी इस कश्मकश में हैं कि ये डेटा अचानक से कहां से प्रकट हुआ। कोई है ऐसा? बेटा देखो यहां पर है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड चैप्टर में कूलाम्स लॉ के अंदर में ही आपको रटाई गई थी और बताया गया था कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इसकी वैल्यू होती है। याद है? अरे बोलो याद है? ओ चलो ठीक है। तो रेडियस आ गई 9 इंटू 10 पावर 9 मीटर। ये इतनी छोटी सी वैल्यू आई है कि इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, है ना? छोटी है ना बहुत? अरे छोटी है कि बड़ी है? बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है? तो आपको जानकर खुशी होगी कि बेटा ये अपनी धरती की रेडियस से भी बड़ी है। धरती की रेडियस पता है कितनी होती है? 6400 किलोमीटर, 640000 मीटर। मतलब आप यदि लिखना चाहें, एक काम करते चलो, धरती की रेडियस पे पॉइंट पहुंच ही गए तो हम लोग बोलते हैं कि इफ अर्थ इज टू बी कंसिडर्ड एज अ कंडक्टर, क्वेश्चन है, if earth is conductor, find its capacity। ले भाई, अब सवाल आ गया ऐसा। अब कई लोग है ना सर पकड़ के बैठे, अर्थ इज अ कंडक्टर, फाइंड इट्स कैपेसिटी। ना तो ऊपर कुछ दिया है ना नीचे कुछ दिया है, धरती कंडक्टर है, ठीक है मान लिया, पर ये कैपेसिटी क्या है? ये मतलब आपसे बोल रहा है कैपेसिटेंस निकालने को। सो लग जाओ, अरे स्टार्ट करो। ये सवाल है आपके लिए, होमवर्क नहीं दे रहा हूं, यहीं पे फटाफट निपटाओ इसको। आज देखो बहुत सारी थियोरेटिकल चीजें चलेंगी, तो कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए चलना, सोना मत बीच में। तो हम लोगों ने बोला C बराबर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो देखो मैं R को लिख देता हूं 64000000 मीटर, और अपॉन में आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ऐसे डिवाइड करने में आसानी रहेगी। सर ये ऐसे कैसे लिख दिया? आधे लोग तो अभी इसीलिए सर पकड़ के बालों को खींच रहे हैं कि ये कहां से आ गया। भैया देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इट इंप्लाइज रेसिप्रोकल लेने पर आपको मिलेगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो सही है?
क्या ये आपको मिलते हुए नजर आया? तो बेटा मैंने जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था उसकी जगह 1/9 इंटू 10⁻9 लिख दिया और आर की जगह 6400 किलोमीटर और इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख लिया। ठीक है, कुछ जीरोज को उड़ाते हैं हम लोग। एक काम करते थे, ये 3 जीरोज को उड़ा लो यहां से, तो ये 3 जीरो कम हो जाएंगे, ये 6 बन जाएगा। 6 को ऊपर ले लो। सर इसका फायदा क्या है? तो मैं बताता हूं बेटा आपको, फायदा नुकसान सब बताया जाएगा। 6400 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁻6 फेरड। बोलो सही है? इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा। सो 9 एकम 9, 9 7 63, 1 0, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बराबर है, और इंटू 10⁻⁻6 फेरड, मतलब आप लिख सकते हो 711 माइक्रो फेरड, या 710 भी लिखा हुआ मिल जाता है आपको, तो वो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं सर ऐसे ही कि ऐसे क्यों आया और वैसे क्यों आया, तो वो लगभग 711 710 माइक्रो फेरड लिख देता हूं। 710 माइक्रो फेरड, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। माइक्रोज में है, जब धरती इतनी बड़ी है तो भी उसकी कैपेसिटी कितनी आ रही है बेटा आपके पास में? 710 माइक्रो फेरड। माइक्रो का मतलब तो बहुत छोटा हो गया, मतलब इतनी बड़ी धरती की कैपेसिटी इतनी कम आ रही है। तो एक बात बताओ, हमारा काम चलेगा कैसे? कैसे अब काम चलाएंगे? तो भैया हम लोगों ने देखा कि इन प्रयोगों से, इन अनुप्रयोगों से कि हमारा तो काम नहीं बन रहा है, तो हमारे काम को बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नाउ व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, दैट इज द क्वेश्चन। क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो हमने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया, इसकी रेडियस थी आर, और इस पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया। इस पे क्या कर दिया हम लोगों ने, एक प्लस क्यू चार्ज दे दिया, और इसके पास में एक काम करते हैं, रेडियस स्फीयर ले लो, चल ठीक है, और इसके पास में मैंने एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो चीजों को फोकस करिए, ऐसे ही आंख बंद करके नहीं चलना है, आंख बंद करके नहीं चलना है। तो आपने बोला ठीक है सर जी, इससे फायदा क्या हुआ? ध्यान से देखो मैंने क्या बोला है, एक न्यूट्रल कंडक्टर इसके पास में रख दिया। किसके पास में? एक ऐसे कंडक्टर के पास में जिस पर प्लस क्यू चार्ज था। देखो एक काम करता हूं, रुको, ऐसे नहीं, इसको ना थोड़ा सा 2 मिनट का आपका नुकसान कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। हाँ, मेरे पास में पहले एक आर रेडियस का कंडक्टर था। ये क्या है? कंडक्टर है जिसकी रेडियस आर है, और इसको मैंने चार्ज दिया है और वो है प्लस क्यू। तो बोलो ये प्लस क्यू चार्ज बेटा इसके ऊपर ऐसे आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब यहां पर इसको एनालाइज कर रहा हूं मैं, लेकिन उसको एनालाइज करने से पहले मैं ब्लैक पेन से वापस से बिल्कुल वही कंडक्टर की रेप्लिका बना के नीचे रख लिया हूं। अब जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ये जो कंडक्टर आपके पास में रखा हुआ है, तो यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, यस और दो। तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। सो ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऐसे ही चलती है कि नहीं चलती है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताते हैं? ये जितना चार्ज है उसके हिसाब से उसकी एनर्जी के बारे में पता लगता है हम लोगों को। आपने बोला बिल्कुल सही बात है। बेसिकली यहां पर एक बात कह सकते हैं, ये जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसी है? बिखरी हुई सी एनर्जी है या नहीं है? आपने बोला सही है। तो अब हमने क्या किया, इसके पोटेंशियल को भी लिख लिया। इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट सरफेस, तो इसे मैंने लिख लिया बेटा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा सुंदर सा काम किया कि मैंने इसके पास में एक और मेटल कंडक्टर, एक काम करो, मेटल लिखने के बजाय लिखो, मेटल का तो है, कंडक्टर है, इतना तो कॉमन सेंस भी है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने एक न्यूट्रल कंडक्टर की मैं बात करता हूं। मैंने एक न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल का मतलब समझते हैं उदासीन चालक, उसकी रेडियस कुछ तो भी है, रेडियस मुझे नहीं मालूम, लेकिन न्यूट्रल कंडक्टर है। ओके, अब सिंस
इट इज अ न्यूट्रल कंडक्टर, तो बेटा इसका मतलब क्या होगा, जब इसको इसके पास में रखोगे तो बेटा यहां पर माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस, और ये साइड में आपका प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा, यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यदि मैं इस वाली परिस्थिति में, इस वाली सिचुएशन में यदि मैं बात करता हूं यहां पर पोटेंशियल की, इसे मैं वी डैश मान लेता हूं, सो व्हाट विल यू से अबाउट वी डैश? वी डैश क्वेश्चन है, वी डैश लेस देन वी होगा या वी डैश ग्रेटर देन वी होगा, ये सवाल है। बताओ वी डैश लेस देन वी होगा या वी डैश ग्रेटर देन वी होगा? तो आप जरा कॉमन सेंस भी सोचिए। देखो मुझे नहीं मालूम यहां पर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है क्योंकि मैंने कुछ दिया नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस नाम की एक चीज होती है जो आजकल अधिकतर प्राणियों में अनुपस्थित पाई जाती है। तो वो जरा सोचिए, क्या मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखो इसका पहला पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर था, वो तो सही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। लेकिन इस वाले माइनस चार्ज के कारण यहां पर जो भी पोटेंशियल आया होगा वो कुछ कम हुआ होगा, बराबर है, और इस प्लस के कारण कुछ बड़ा होगा। कंफ्यूजन तो अभी भी है मेरे पास में, इस माइनस के कारण कम हुआ है और इस प्लस के कारण बड़ा है, लेकिन माइनस वाला ज्यादा पास में है और प्लस वाला ज्यादा दूर में है, तो जो कम हुआ होगा वो ज्यादा कम हुआ होगा, जो बड़ा होगा वो कम बड़ा होगा। लो गई भैंस पानी में। फिर से सुनो, लिखना पड़ता है कई बार मेरे को चीजों को स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। द पोटेंशियल, एक काम करता हूं डार्क लेता हूं जरा, द पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज, द पोटेंशियल ड्यू टू माइनस नेगेटिव चार्ज। बोलो क्या लिखोगे? तो आपने लिख दिया भैया माइनस के क्यू अपॉन, और वो डिस्टेंस को R1 मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और फिर से मैं यहां पर जरा बता रहा हूं, द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है तो उसके कारण आप लिखोगे के क्यू अपॉन R2। बोलो ये बात सही है क्या? अब यहां पर देखो, कंपेयर करो, देखो क्यू और माइनस क्यू है और R1 और R2 है, तो बेटा R2 जो है वो बड़ा है R1 से, तो इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं V1 और इसको नाम दे देते हैं V2, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो देखो R2 बड़ा है R1 से, बराबर है, R2 बड़ा है R1 से, तो जो V2 आएगा क्या वो छोटा आएगा V1 की तुलना में, मतलब V1 विल बी मोर कंपेयर टू V2 इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड वाइज। सी मैग्नीट्यूड वाइज आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड वाइज। क्यों ऐसा कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड वाइज क्यों ले रहा हूं? क्योंकि देखो हमारे पास पहले से बहुत सारी चीजें हैं तो उसमें से हमें कम और ज्यादा करनी है, ठीक है। सो हमने क्या बोला कि भैया इस माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, के क्यू अपॉन R1 एंड के क्यू अपॉन R2, ठीक है, यस और नो? सो दिस इज द अमाउंट जो कम हुआ है, ये क्या है, डिक्रीमेंटल अमाउंट है, ये कम हुआ है, और के क्यू अपॉन R2 वो अमाउंट है जो इंक्रीमेंटल अमाउंट है, जो इंक्रीज हुआ है, बराबर है। और मैग्नीट्यूड वाइज देखो R2 बड़ा है, R2 मतलब कौन सा, अब जरा सोचिए R2 क्या है भाई, देखो अरे सर का नहीं था क्या, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो R2 है और यहां से यहां तक की R1 है, तो R1 पास में R2 दूर में है, तो इसलिए मैंने क्या बोला था आपको पता है, इसलिए मैंने बोला था कि जो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है वो कम डिक्रीज हुआ है, सॉरी ज्यादा डिक्रीज हुआ है, और जो इंक्रीज हुआ है इसके कारण इंक्रीज हुआ, इसके कारण डिक्रीज हुआ, तो जो डिक्रीज हुआ है वो कम डिक्रीज हुआ है, और इस जो, एक सेकेंड, शब्दों में मेरी जबान थोड़ी सी लड़खड़ा गई है, फिर से मैं बोल देता हूं, सुनिए, इसके कारण क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब ये डिक्रीमेंट करने का काम कर रहा है, और इसके कारण इंक्रीमेंट हुआ है, ये इंक्रीमेंटल का काम कर रहा है, लेकिन जो डिक्रीमेंट हुआ है वो ज्यादा हुआ है क्योंकि V1 इज ग्रेटर देन V2, सो मोर डिक्रीमेंट एंड लेस इंक्रीमेंट। मैं क्या बोल रहा हूं, मोर डिक्रीमेंट एंड लेस इंक्रीमेंट, बराबर है, कमी जो हुई है वो ज्यादा हुई है और जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो बढ़त हुई है वो कम हुई है। सो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल V डैश विल बी लेस देन V।
पोटेंशियल में ओवरऑल क्या आई है, कमी आई है। पोटेंशियल में क्या आई है, कमी आई है। और पोटेंशियल में कमी आने से, अब आप ध्यान से देखिए, सी बराबर क्यू बाई वी, सी बराबर क्यू बाई वी, चार्ज तो इक्वल ऑन अपोजिट इंड्यूस हो रहे हैं, तो पोटेंशियल में कमी आने से कैपेसिटी हैज बीन इंक्रीज्ड, कैपेसिटी हैज इंक्रीज। देखो ओवरऑल तो मुझे कैपेसिटी बढ़ाने पे ही फोकस चल रहा था। क्यों ये फोकस क्यों चल रहा था, आपने देखा धरती इतनी बड़ी है, उस पे 710 माइक्रोफैरड का चार्ज कैपेसिटी बन रही है, और एक फैरड के लिए तो आपको 9 इंटू 9 मीटर रेडियस का गोला चाहिए, बहुत बड़ा। तो हम कहां जाके गाड़ी फंसा दिए। तो मैंने काम किया, थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट मैंने बैठ के नहीं किए, ये साइंटिस्ट लोगों ने किए बैठ के, मैं तो बस उनके तजुर्बे को आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि इस पे ना हुआ तो थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये डिपेंड करता है भैया एग्जामिनर कौन सा पेपर बना रहा है, मैं थोड़ी पेपर बनाने जा रहा हूं। नो, आई एम नॉट गोइंग टू फॉर्म अ क्वेश्चन पेपर फॉर यू। लेकिन एग्जामिनर कभी भी कुछ भी बना सकता है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो एक बार समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ऐसा नहीं कि सिर्फ सवालों को घसते जा रहे हैं, नहीं, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी चाहिए। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। तो भैया ये मैंने समझा दिया आपको, यहां पर कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब सोचिए, अब ये किसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद में तो और एक्सपेरिमेंट की खजान लग गई। तो भैया और किसी ने क्या किए, प्लस के साथ में प्लस रख के देखा, प्लस के साथ में माइनस रख के देखा, तो ओवरऑल पाया गया कि यदि मैं एक कंडक्टर जिसकी रेडियस r है, इस पे चार्ज प्लस q है, इसका जो पोटेंशियल है v बराबर के क्यू अपॉन r है, इसके पास में इफ अ कंडक्टर विद नेगेटिव, या मैं बोलूं माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड, then capacity increases to large extent। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। अब सारे एक्सपेरिमेंट को मैं बताते बैठूंगा तो फिर हम लोग जिंदगी भर कैपेसिटर ही पढ़ते बैठेंगे। तो मैंने बोला कि भैया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद में परिणाम ये निकला कि जब हमारे पास में एक, जिस पे हमने एक कंडक्टर पहले से कंसीडर किया, उसके पास में भी कोई एक ऐसा कंडक्टर रखें जिस पर माइनस क्यू चार्ज था, तो हमने पाया कि कैपेसिटी काफी हद तक इंक्रीज हो गई है। और ऐसा करने के पश्चात हमने क्या कर लिया, हम लोगों ने वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम, बराबर एक सिस्टम बन गया, और इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। इसी सिस्टम को हमने नाम दिया है कैपेसिटर। सो बेसिकली कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर सिस्टम ऑफ टू चार्ज्ड कंडक्टर्स which are charged oppositely, एक्चुअली मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, मुझे लिखना चाहिए सिस्टम ऑफ टू अपोजिटली चार्ज कंडक्टर्स प्लेस्ड एट सम सेपरेशन, जगह नहीं है खुद से लिख लेना, सिस्टम ऑफ टू चार्ज कंडक्टर्स प्लेस्ड एट सम सेपरेशन कॉन्स्टिट्यूट अ कैपेसिटर। अब इनका शेप वगैरह से रिलेटेड हम लोगों ने अभी तक यहां पर कोई भी बात नहीं करी है। देखो अभी तक हम लोग जो भी कहानी पढ़ रहे हैं, वो पूरी की पूरी कहानी जो आपकी चल रही है वो गोले को लेकर के चल रही है। किसको लेकर के चल रही है, गोलों का मतलब क्या है भैया, किस गोले की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे, हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर स्फेरिकल शेप वाले गोले की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्फेरिकल शेप, ठीक है। अब यहां पर भी जो पॉइंट आता है ना, वो पॉइंट ये आता है कि हम लोगों ने पास में रख के देखा। हालांकि इससे पहले एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके बारे में मैंने यहां पर आपको बताया नहीं, लेकिन मैं चाहूं तो उसे भी बता सकता हूं। और वो एक्चुअली क्या है ना, वो आप पढ़ चुके हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अंदर में। मतलब यहां पर हम लोग क्या करते हैं,
कि हम लोग जहां पर करते हैं बेसिकली फिर आपको बैक साइड में जाना पड़ेगा और बैक साइड में जाके रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वाला कॉन्सेप्ट है उसी को पढ़ना पड़ेगा, तो वहीं से आपको इसका आइडिया लगेगा। मतलब कैसे करके दिखाऊं क्या आपको? एक काम करते रहने देते, जब मैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सिखाऊंगा तब मैं आपको ये सारी चीजें सिखा ही दूंगा। सो बेसिकली अब हम लोग बात करते हैं मेन मुद्दे की, और वो मेन मुद्दे की बात आती है और वो आती है रिगार्डिंग द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसके बारे में बात आती है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उससे पहले टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कर लेते हैं। देखो हमारे पास में टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की जब मैं बात करता हूं तो हमारे पास में तीन तरह के कैपेसिटर आते हैं, ठीक है। एक आता है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर, जो सबसे पहले हम लोग यहां पर देख रहे थे, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर। फिर एक हमारे पास में आ जाते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। पढ़ना हमको इनमें से एक भी नहीं है, इन दोनों में से तो, लेकिन हां ऐसी पॉसिबिलिटी है। और एक आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल नहीं है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो भैया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यही हमारा मेन टॉपिक है जिस पर सवाल आपका बनेगा। तो सर अभी तक जो पढ़ा था उस पर सवाल बनेगा ही नहीं या आपने कराया नहीं? तो मैं बता दूं, देखो वैसे बन तो सकता है, लेकिन जितने मैंने सवाल करवा दिए हैं दोज क्वेश्चंस आर मोर देन सफिशिएंट फॉर स्टडी पर्पस, ठीक है। अब देखो अब हम लोग यहां से बेसिकली चालू करने वाले हैं कैपेसिटर का फंडा, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट यहां से शुरू होएगा। तो आज के लेक्चर में आपने कोई खास ज्यादा चीजें नहीं सीखी है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहां से असली कहानी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहां से आपकी असली कहानी शुरू होने वाली है। इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो आज का देखो बेसिकली क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं, मैं चाहता तो इन सब चीजों को अवॉइड करके सीधा स्किप करके कहानी यहां से शुरू कर सकता, लेकिन हम लोग है ना, वी एट बायोमेंटर्स फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि बस उड़ती उड़ती चीज करा दी, और जैसे कई बार स्टूडेंट्स को भी लगता है कि सर क्यों ना जाने क्यों 20-20 लेक्चर तक पढ़ाते रहते हैं, 15-15 लेक्चर एक चैप्टर के कराते, सॉरी मैंने कुछ 15 चैप्टर ऐसा कुछ बोल दिया, हाँ मैं बोला था कि 10-10 लेक्चर, 15-15 लेक्चर, 20-20 लेक्चर्स तक पढ़ाते रहते हैं, जबकि वही लेक्चर्स वही चैप्टर जो होता है हमें हमारे क्लास में तो 5 और 6 लेक्चर्स में खत्म करवा देते हैं। तो सी द डिफरेंस को भी देखिए बेटा, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट को बताया जाए, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करवाने की कोशिश की जाए, और जो मैक्सिमम पॉसिबल चीजें हैं, मैक्सिमम पॉसिबल, देखो हम लोग मिनिमम पॉसिबल पे काम नहीं करते कभी भी। वी डोंट टेक द रिस्क। हम जानते हैं रिस्क है तो इश्क है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि रिस्क लेके काम किया जाए। रिस्क है तो इश्क है, बात सही है कि सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन सिलेबस को जल्दी खत्म करने के चक्कर में आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर जाओगे, और हम नहीं चाहते हैं कि बहुत सारे, देखो ऐसा नहीं है कि हम भी कि कोई किसी टॉपिक को स्किप नहीं कराते, मैं भी एक आधा टॉपिक स्किप करवाता हूं आपको, लेकिन वहां पर मैं उसको मेंशन जरूर करता हूं, बेटा इसका ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना। यदि सवाल बना इन फ्यूचर तो इससे ज्यादा नहीं बनेगा, ये बात मैं डिस्कस कराता हूं क्लियरली। बहुत जगह ऐसे पॉइंट्स आते हैं, बहुत बार मैं बोल भी देता हूं, जैसे मैंने आज का एक लेक्चर कराया, आज के लेक्चर में बस इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, C = 4πε0r। यदि रेडियस बढ़ेगी किसी भी कंडक्टर की तो आपका सवाल तो इस पे बन सकता है, ऐसा नहीं है कि सवाल ही नहीं बन सकता, यस सवाल कैन बी फ्रेम, क्वेश्चन कैन बी फॉर्म। अब हम लोग यहां से आगे जो बात करते हैं ना, वो पढ़ते हैं हमारा सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो अपने आज के इस सेशन को तो बेटा हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, और आप लोगों से मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।